हाय गाइस, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसी चल रही है आप लोग की आरबीआई की प्रिपरेशन? होप सो अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैथ्स, इंग्लिश और जीए की ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। प्लीज़ जाके आप उसको देख लीजिएगा। और इसके साथ सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर हर शाम 5 बजे आप जाके क्विज दे सकते हो, जिसके कारण आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। और आज हम लेके आए हैं रीजनिंग की प्रीवियस ईयर। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे पिछले साल। ये एक पजल है सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड। आरबीआई का जो लेवल है वो आप कह सकते हो कि प्री और मेंस, एसबीआई प्री और मेंस के बीच का लेवल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और इसी कारण से लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो काफ़ी नीचे आ गया था। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 14 पीपल हैं जो 2 रो में बैठे हैं। एक रो 1, मतलब 2 इस तरह के रो हैं उसमें बैठे हुए हैं, जिसमें कि पी क्यू आर एस टी यू वाई जो है ये रो 1 में है, और ये ए बी सी डी ई एफ जी ये रो 2 में है। तो बोल रहा है कि जो रो 1 है वो साउथ फेसिंग है और रो 2 जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर आप बहुत सारा पजल सॉल्व करते होंगे तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें बस आप ये देखते हो कि मेन पॉइंट्स देखते हो, इसमें आपको पढ़ने का इतना आदत हो जाए कि ये पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा आप देखोगे कि मेन पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। लिखा है कि 2 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड जी या जी एंड एफ, मतलब 2 पर्सन लिखे तो 2 केसेस बनाए हमने। P is sitting immediate to the person who is sitting opposite to G, मतलब ये तो G तो रो 2 में है तो रो 1 के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। तो इसमें क्या बोला है कि P किसके बगल में रहा है? G के अपोजिट के बगल में P है, तो हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। फिर इसमें P आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, क्योंकि ये G के जो एडजेसेंट अपोजिट में, इसके एडजेसेंट में ये भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है, इस कारण से हम अब यहाँ पे भी एक ये केस बना लिए। तो यहाँ G है, यहाँ F है और P यहाँ पे हो गया। अब क्या बोल रहा है? Y is sitting opposite to P and Y is second to the right of P। तो क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट, तो यहाँ हो गया। और इसके अपोजिट बोल रहा है कि B बैठा है, इसके अपोजिट ये हो गया, लेकिन यहाँ पे B नहीं बैठ सकते, तो ये केस तो ऐसे ही कट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि P is sitting सेकेंड टू द लेफ्ट, P सेकेंड टू द लेफ्ट कर दिए, और इसके अपोजिट Y के अपोजिट B बैठा है। अब हम देखते हैं, लिखा है कि C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, तो क्या बोल रहा है कि C जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है A के। उसके बाद E इज नॉट सिटिंग, यानी E जो है G के राइट में बैठा है, G के राइट में बैठा है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम इसमें सेट नहीं कर सकते, उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। G इज लेफ्ट ऑफ A, D किसी भी एक्सट्रीम सेकेंड में नहीं बैठता है, और A के अपोजिट X है, A के जो अपोजिट है ये X है। और R इज इमीडिएट राइट ऑफ U, R किस रो 1 में साउथ फेसिंग है, तो ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। एंड T इज नॉट अपोजिट टू G, T जो है वो G के अपोजिट नहीं है। एंड C इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू P, और C भी जो है वो P के अपोजिट नहीं है। एंड D E आर नॉट, यानी D और E एक साथ नहीं बैठेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। तो अब हम चलिए कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, R इज C और A इमीडिएट लेफ्ट है, C और A इमीडिएट लेफ्ट, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि C और A इमीडिएट लेफ्ट है, और A के अपोजिट X है, और T जो है वो G के अपोजिट नहीं होना चाहिए, और G के राइट साइड में E है, तो G के राइट साइड में E हो गया, और इसके लेफ्ट में कौन सा बचा? A B C D, D बचा। अब क्या बोल रहा है? D और E एक साथ नहीं होगा, ये फुलफिल हो गया। C जो है वो अपोजिट नहीं होना चाहिए P के, पहला केस में ये हो गया।
टी जो है वो जी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो यानी टी इस पोजीशन पे नहीं आएगा। और क्या बोल रहा है, आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू हो गया। टी यहाँ नहीं होना चाहिए, तो एक ही स्पेस दिख रहा है, टी यहाँ और टी यहाँ है तो एस यहाँ, तो यही केस में हमारा बन गया और ये सब केसेस रॉन्ग हो गए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 14 पीपल, ये तो सेम वही पैसेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सी के अपोजिट कौन बैठा है, तो सी के अपोजिट टी बैठा है, पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर है दूसरा पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग राइट ऑफ द पर्सन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। सेकेंड टू द, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो सेकेंड टू द लेफ्ट ये हो गया। एंड इसके हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ, तो इसका राइट कितना हो गया, इसका राइट इधर हो गया क्योंकि ये भी अपोजिट है तो 3 हो गया। फिर है कि हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, अब हमें ये देखना पड़ेगा, सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। वाई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, हाँ तो यही सही हो गया। अब एफ एंड डी नहीं, रॉन्ग, तो ये बाकी सब रॉन्ग है। एक बार जब आपको आंसर मिल जाता है तो दूसरा आप ऑप्शन मत ही चेक करो क्योंकि उससे काफी टाइम वेस्ट होता है। ऑड वन आउट, TEPC, तो TEPC, जी जो है ये आपका ऑड वन आउट है क्योंकि बाकी सब एंड में रो में थे और ये जो है आपका जी ये बीच में था इसीलिए। अब बोल रहे हैं कि विच इज सिटिंग अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट कौन बैठा है, एफ बैठा है। चलिए अब पूछ रहा है कि 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें से 4 वर्ड्स निकालने हैं। फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो सेकेंड से फर्स्ट लेटर हो रहा है, तो चलिए कौन कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकता है। अब इसका सेकेंड लेटर क्या है, ओ, थर्ड क्या है, एम, 5 क्या है, आई, और 8 क्या है, डी, ओमिड। ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहा है। एयरक्राफ्ट का अब फर्स्ट लेटर क्या है, ए, थर्ड है आपका आर, 8 है आपका टी और 9th है आपका एस, तो हो गया आर्ट्स। आर्ट्स तो ये तो है। फिर आता है क्राफ्ट, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन का हो गया सी, फिर ए, 5th वाला कौन सा हो गया, टी, और 6th हो गया एस, तो ये भी बना रहा है। फिर आ गया प्रोक्योरमेंट में, फर्स्ट क्या है, पी, फिर थर्ड है आपका ओ, फिर 6th है आपका आर, 11th है आपका टी, तो ये भी वर्ड है। सिस्टमैटिक में थर्ड है एस, 7th है आपका ए, 6th है आपका एम, और 5 है आपका ई, तो ये भी बना रहा है। पूछा था कि नॉट कौन सा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहा है, तो ये नहीं बना रहा है, तो ये सही हो गया। अब ये पूछ रहा है, आप इस तरह की चीजों को ना आप एक गेट की तरह समझो कि ये गेट है और हमें कहाँ से कहाँ पहुंचना है, यू से पी तक पहुंचना है। तो अब हम, इसका मतलब यही हुआ कि यहां से गेट से खुला, आप यहां से यू से पी तक पहुंच पा रहे हो, तो और पूछा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू को देखना बहुत जरूरी है। इन दोनों में काफी अंतर हो जाता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। तो यहाँ पे है u इज ग्रेटर देन z इज इक्वल टू v इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ p। तो आप u से z गए, z से v गए, v से x गए, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, डेफिनेटली ट्रू पूछा था। अब यहाँ पूछ रहा है आपका कि 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, या कोई इंडिपेंडेंट कॉज है या इफेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट ये रहा था, ड्रॉप इन द ह्यूमन एक्टिविटी दैट केम विद द पैंडेमिक रिजल्टेड इन ड्रास्टिक एंड वॉलंटरली रिडक्शन इन द अंडर वाटर नॉइज। इसका मतलब क्या हुआ कि पैंडेमिक के कारण ह्यूमन एक्टिविटी में एक ड्रॉप आ गया, कमी आ गया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत ही ड्रास्टिक और अंडर वाटर नॉइज, मतलब सी वाटर में भी काफी सारा कमी आ गया, मतलब लोग घर से ही नहीं निकल रहे थे तो अंडर सी वाटर, मतलब सी में कहाँ घूमने जाएंगे, तो इसके कारण काफी ज्यादा नॉइस कम हो गया। द मार्क्ड रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटी स्पर्ड बाय द पैंडेमिक हैज अफोर्डेड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचुरल वाटर लाइक नेवर एवर। तो इस ह्यूमन एक्टिविटी और पैंडेमिक, ये पैंडेमिक के कारण यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी की रिडक्शन हो गया
और इसके कारण साइंटिस्ट एंड रिसर्चर को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो नेचर को ऐसे देख पाए कि पहले जैसे कभी, क्योंकि हमेशा क्या होता था, शोरगुल होता था, हमेशा पीपल होते थे, बट जब पैंडेमिक के कारण सब घर पे रहने लगे तो इसके कारण उनको नेचर का एक अलग ही रूप दिखा। तो इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी है क्या? एक कोई कॉज़ या कोई इफ़ेक्ट है? नहीं, ये तो अंडर वाटर नॉइज़ के बारे में बोल रहा है और ये साइंटिस्ट से रिलेटेड बोल रहा है, लेकिन एक दोनों एक ही कॉमन चीज़ के बारे में बात किया है कि पैंडेमिक के कारण ही अंडर वाटर नॉइज़ कम हुआ और पैंडेमिक के कारण ही यहाँ पे आपका साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिला। तो इसमें क्या है कि बोथ 1 एंड 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज़। पैंडेमिक कॉमन कॉज़ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि द यूएस फायर एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस हैज बीन कोलैबोरेटिंग विथ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट एंड प्राइवेट लैंड ओनर्स टू रीस्टोर मोर लॉन्ग लिव पाइन हैबिटेट होम टू गॉफर टॉर्टोइज। तो ये बोल रहा है कि यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस जो है वो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ टाई अप कर रही है ताकि वो गॉफर्स टॉर्टोइज को एक अच्छा सुरक्षित घर दे पाए। और यहाँ पे क्या सेकेंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि द गॉफर tortoise, one of the signature species of the southeastern US, is considered at an risk species, which means it is not yet classified as an endangered or threatened under Endangered Species Act, but it's need a lot of assistance to stay out of the list. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये गॉफर टॉर्टोइज है, ये मतलब कि साउदर्न यूएस में पाने वाला एक बहुत ही मेन प्रजाति है, स्पेसिफिक प्रजाति है, और वो क्या है, अभी रिस्क में है। और रिस्क में तो है लेकिन इसको अभी तक इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड नहीं क्लासिफाई किया गया है अंडर इंडेंजर्ड स्पेसिफिक एक्ट, लेकिन नहीं भी स्पेसिफाई किया लेकिन स्टिल इसको ज़रूरत है कंजर्वेशन की। तो ये क्या हो गया, ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। कैसे? यहाँ पे इसको असिस्टेंस है और इसी के कारण इसको ज़रूरत थी, इसीलिए जो ये वाइल्ड लाइफ सर्विसेज है ये बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ टाई अप करने लगे ताकि वो इसको एक सुरक्षित घर दे पाए। तो सेकेंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है नो फोल्डर इज नोट्स, ऑल नोट्स बीइंग थीसिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये रिवर्स सिलॉक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये नो फोल्डर इज नोट्स, ऑल नोट्स आर बीइंग थीसिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि सारा नोट्स थीसिस के बगल में आ जाए, तो इसलिए क्रॉस कर देते हैं। सम हो सकता है बट सारा नहीं होगा। सम थीसिस आर फाइल्स, क्योंकि एक एफ जो है वो फोल्डर को डिनोट कर रहा है और एक एफ जो है वो फाइल्स को डिनोट कर रहा है। ओनली, अब हम एक बाय एक करके सारे को देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू नोट्स आर थीसिस, few theses are books, all books are files, only files are folders। इसमें इसके अंदर फोल्डर है, only files are folders। तो अब इसमें देखिए, अब हम देखते हैं नो फोल्डर इज नोट्स। नो फोल्डर इज नोट्स सही है क्योंकि सिर्फ फाइल ही फोल्डर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्यू थेसिस आर बुक्स, फ्यू थेसिस आर बुक्स, ये भी सही है। ऑल बुक्स आर फाइल्स, ऑल बुक्स आर फाइल्स, ये भी सही है। ओनली फाइल्स आर फोल्डर्स, ओनली फाइल्स आर फोल्डर्स, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, और जब पहला ही आंसर आपको मिल गया तो दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक रिवर्स सिलॉक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रहे हैं, फ्यू ड्रामा मे बी स्टोरीज, ये एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद मूवीज कैन बी एपिसोड, मूवीज कैन बी एपिसोड, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी, कुछ कुछ आप सेंटेंस देख के ही कट कर सकते हो। जैसे पॉसिबिलिटी हो, जैसे यहाँ पे लिखा ओनली स्टोरीज आर एपिसोड, अगर सिर्फ स्टोरीज एपिसोड होगा तो मूवीज एपिसोड कैसे हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। ओनली स्क्रिप्ट, ओनली वाले में तो आपको ज़्यादा ध्यान देना, ओनली वाले जो सेंटेंस, ओनली स्क्रिप्ट आर एपिसोड, तो अगर स्क्रिप्ट सिर्फ एपिसोड होगा तो मूवीज कैसे एपिसोड होगा, तो ये भी कट हो गया। नो स्टोरीज आर एपिसोड, ओनली स्क्रिप्ट आर स्टोरीज, अगर ओनली स्क्रिप्ट स्टोरीज होगा तो ड्रामा स्टोरीज कैसे हो पाएगा, तो ये भी कट हो गया। अब इसमें देखते हैं कोई ओनली वाला दिया हुआ है, कोई ओनली वाला नहीं दिया हुआ, तो इसको एक बार बना के देखते हैं हम।
तो क्या बोला है कि फ्यू स्टोरीज आर एपिसोड, सम मूवीज आर ड्रामा, नो ड्रामा इज स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट जो है ऑल स्क्रिप्ट इसके अंदर आता है, और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या, फ्यू ड्रामा में भी स्टोरी हो सकता है क्योंकि स्क्रिप्ट के साथ नहीं है, बट स्टोरीज के साथ तो हो सकता है, तो ये फुलफिल हो रहा है। सम मूवीज बीइंग एपिसोड, मूवीज और एपिसोड के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बोला है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो डी आंसर सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है जो जिसमें कि 3 पर्सन है, रिया, प्रीति एंड यशी। तीनों के लिए हम 3 डिफरेंट कलर लेंगे। पहले हम रिया से स्टार्ट करते हैं। रिया पॉइंट ए से जाती है 3 किलोमीटर बी तक, फिर वहां से वो राइट टर्न लेती है। यहाँ का राइट कितना होगा, यहाँ का राइट ये होगा, ये राइट लेती है 5 ताकि वो सी तक पहुंच सके। सी से फिर ये लेफ्ट लेती है, लेफ्ट का मतलब हो गया सी से ये लेफ्ट लेती है 4 किलोमीटर ताकि वो डी पहुंचे, और डी से वो फिर ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट लेती है कितना 3 किलोमीटर ताकि वो ई पहुंच सके, और ई जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट है जी के। अब प्रीति, प्रीति के लिए हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। प्रीति बोल रही है कि एफ से जी स्टार्ट करती है, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी इज 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है, और जो एफ है वो वेस्ट है जी के, जी के वेस्ट में 2 किलोमीटर वेस्ट में ई है, और 2 किलोमीटर वेस्ट में एफ हो जाएगा। तो एफ से जी ट्रैवल करती है। उसके बाद प्रीति वाला जब होगा तो हम ये भी कंसिडर करें। एफ से जी तक जाती है वो 4 किलोमीटर, और एफ जो है वो वेस्ट है। जी से अगेन वो क्या करती है, जी से वो ट्रैवल करती है 6 किलोमीटर राइट, 6 किलोमीटर राइट ट्रैवल करती है और वो एच तक पहुंचती है, और एच से फिर वो राइट लेती है, राइट मतलब ये इस साइड लेती है। कितना ट्रैवल करती है, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर, 9 कैसे हो गया, 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो ये जस्ट ए के जस्ट नीचे आ गया। एंड फिर वो आई से क्या करती है, आई पहुंच के वो 3 किलोमीटर लेफ्ट लेती है ताकि वो जे पहुंच सके। तो एच से वो 9 किलोमीटर आई पहुंची थी, फिर आई से वो लेफ्ट ली, तो अब ये इस डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे है 3 किलोमीटर ताकि वो के पहुंची, और के से वो फिर लेफ्ट लेती है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो वो एल पहुंच पाती है। तो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो यहाँ था, और 3 से और 2, तो ये 5 किलोमीटर एल पहुंच पाती है। अब एल के बाद यशी है। यशी क्या करती है, यशी पी से एम जाती है, पी से एम जाती है, फिर एम से वो एन जाती है, एन से ओ जाती है, फिर ओ से एल जाती है। तो एल ही एक है जो हमें दिख रहा है। तो और पी और एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, और ओ जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि वो ओ ईस्ट ऑफ एल है। ठीक है, तो हम कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, ओ जो है वो ईस्ट में है एल के, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर यहाँ से ओ आ गया। अब ओ से क्या है कि एन से ये लेफ्ट लेती है, तो एन ओ से ये राइट लेगी तो 7 किलोमीटर पहुंचेगी, तो ओ से ये 7 किलोमीटर राइट ली तो एन पहुंची। और फिर एन से क्या है, एम से ये लेफ्ट लेती थी तो 4 किलोमीटर, तो एन पहुंचती थी, तो एन से राइट लेगी 4 किलोमीटर, तो इसका राइट होगा ये 4 किलोमीटर, तो एम पहुंचेगी। और एम से क्या है, एम से पी कब पहुंचेगी, ये पी जो है वो पी के साउथ में एम था, तो एम के नॉर्थ में पी होगा, और पी और एम के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी किस डायरेक्शन में है पी के, तो सी जो है वो पी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ऑड वन आउट पूछने बोल रहा है कि डायरेक्शन निकालना, तो ए और सी का डायरेक्शन क्या है, एफ और एच, एफ एंड एच इज हियर, ई एंड एल, तो ये अब थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, आई एन एम, पी एंड एन। सो पी किधर है, पी और एन, सारा का डायरेक्शन इस साइड है, सिर्फ यही है जिसका डायरेक्शन डिफरेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एम, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 7 डिस्टेंस है, और
यहाँ से यहाँ 3 तो और ये 1 तो 11 किलोमीटर हो गया। फिर है डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति, तो प्रीति कितना डिस्टेंस कवर की है, ये पूरा जितना भी ये लाइन है ये सब प्रीति डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो हो गया 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 हो गया 32। और भी कहीं ट्रैवल किए? 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो गया 4 19 93 22 22 3 22 3 25 25 प्लस 5 30 किलोमीटर हो गया। फिर है यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि इन्फर किया जाएगा। तो सेंटेंस है, हम पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। France sent primary and nursery pupil back to school on Monday in the first phase of reopening after the third week of COVID-19 lockdown, even as daily infections remained stubbornly high. President Emmanuel Macron said return to school would help fight inequality, allowing parents who struggle to pay for childcare to get back to work. But trade union warned new infection would lead a torrent of classroom closures. तो ये क्या फर्स्ट फेज बोल रहा है, मतलब बहुत सारे फेज में हुआ होगा। तो फ्रांस डिड नॉट लिफ्ट ऑल द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन एट वंस। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि रीओपनिंग फेज बाय फेज रिस्ट्रिक्शन, मतलब रीओपनिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बार में नहीं हुआ होगा, तो ये सही है। इट इज सेफ फॉर प्राइमरी एंड नर्सरी स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल। ये स्कूल नहीं, गलत, क्योंकि न्यू इन्फेक्शन इतना फैल रहा है, तो सेफ तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेड यूनियन एंड फ्रांस डू नॉट एग्री विद द प्रेसिडेंट ऑन द डिसीजन ऑफ रीओपनिंग स्कूल। हाँ, ये है कि ये वार्निंग दिया है, वार्निंग दिया है, इसका मतलब वो खुश नहीं थे। तो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब चलिए, ये मैंने एक टेबल पहले से बना लिया है ताकि टेबल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि क्या है। एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, हमें पता नहीं है कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, पीपल जिसमें रहते हैं। बॉटम 1 है और उसके बाद 1 2 3 4, मतलब जस्ट इसके अपोजिट, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, ऐसे होगा। कोई भी वेकेंट नहीं है। एल जो है वो सेकेंड फ्लोर पे रहता है, एल सेकेंड फ्लोर पे रहता है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो एल सेकेंड फ्लोर पे है। अब हम सारा जो भी इसमें दिया हुआ वो लिख लेते हैं कि एच और जे के बीच में 2% रह रहे हैं। उसके नंबर ऑफ क्यू और जे के बीच में जितने पीपल हैं वो 1 लेस देन है। एक्स के बिलो जितने लोग रह रहे हैं उससे 1 कम है। उसके बाद नंबर ऑफ, जितने एम के नीचे जितने लोग रहते हैं उतने ही एम और एच के बीच में रहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। के सेकेंड टू द हाई ऑफ ए, के जो है वो सेकेंड में रहता है और के जो है वो एडजेसेंट है जे के। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि ए एडजेसेंट है जे के, बट यहाँ के एडजेसेंट है जे के। एस जो है वो टॉप मोस्ट में रहता है, एस टॉप फ्लोर पे रहता है। एस डब्ल्यू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में रहता है, यानी डब्ल्यू जो है 1 4 16 9 25 इसमें होगा। बट क्या बोला जा रहा है कि ये बॉटम मोस्ट में नहीं है, बॉटम मोस्ट में नहीं है, तो इसका ये मतलब कि 1 में ये नहीं आएगा। उसके बाद x जो है वो 3 फ्लोर्स अबव a, x जो है वो 3 फ्लोर्स अबव a। 3 ओ के 3 फ्लोर अबव रहता है और x और m के बीच में, x और m के बीच में 1% बैठता है और m जो है वो जस्ट नीचे है t के। q जो है वो थर्ड अबव h, q जो है वो थर्ड अबव h है। हु लिव्स जस्ट बिलो f, तो यहाँ पे f आ गया। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एच एस, एच और एस के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो एच और ए के जितने फ्लोर्स हैं उसमें -1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच और क्यू के बीच में 2 लोग हैं और एच और जे के बीच में भी 2 लोग हैं, तो यहाँ पे एच और जे भी आ गया। अब क्यू और जे के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं।
तो वो x -1 है, तो x का मतलब कितना होगा कि x 7th फ्लोर पे होगा, x 7th फ्लोर पे होगा। तो इन दोनों का कट कर दिया हम, क्योंकि अब क्या बोल रहा है, x के नीचे दो नीचे o है, x के दो नीचे o है। उसके बाद ये भी कट हो गया, x और m के बीच में एक है, x और m के बीच में एक है, दो केसेस ले लेते हैं, और इसके जस्ट नीचे t होगा, यहाँ पे भी t होगा। तो ये वाला केस भी खत्म। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ये कहीं फिट हो सकता है, k और a के बीच में एक लोग हैं, m के नीचे जितने लोग हैं उतना ही m और h के बीच में लोग हैं, यानी m के नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो m और h के बीच में 1 2 3 4, तो यहाँ पे h आ जाएगा। यहाँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी m और h के बीच में 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 m और h के बीच में। अब ये जो हम कंफर्म यहाँ से किए थे, h हमें यहाँ दिख रहा है तो हम ये वाला सेट कर लेंगे, h के जस्ट अबव f है, एक q है, और h के दो नीचे j है। यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं, h के दो नीचे j है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि हम ये फिट ही नहीं कर पाए। अब क्या बोल रहा है कि जो ये भी हो गया, अब हम बोल रहे हैं कि k और j एक साथ है, तो या तो k यहाँ होगा या तो k यहाँ होगा, दो केसेस। ये दो केस है, और k के एक नीचे a है, k के एक नीचे a है होगा, ये दोनों केसेस भी बन गए। अब हम w को प्लेस करते हैं, w को यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ नहीं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी कहाँ w को प्लेस कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे था ना, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो 25 नंबर पे होगा जो ऊपर होगा। ठीक है, फिर ये वाला केस भी हो गया था, ये वाला केस भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, h और s जो है वो HA-1 है, h और a के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो h और a के बीच में 4 लोग होंगे, 1 2 3 4, s h और a के बीच में 1 2 3, तो यहाँ पे 2 लोग होंगे, तो यहाँ पे s पुट नहीं कर सकते, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया हमारा केस, तो सिर्फ ये केस पता चला। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल है, 23 नंबर ऑफ पीपल है। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना पीपल है, कितना फ्लोर था, 23 फ्लोर था, 19 फ्लोर पे कौन रहता है, तो 19 फ्लोर पे f रहता है। उसके बाद जस्ट अबव j कौन है, जस्ट अबव j आपका w है। उसके बाद नेक्स्ट है कि b अगर एडजेसेंट है k को, तो कितने लोग b के नीचे होंगे, b अगर एडजेसेंट है k के, तो b के नीचे कितने लोग होंगे, तो 12 लोग होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है s और a के बीच में कितने लोग रहते हैं, सॉरी इतना ये करना पड़ गया, बट इतना बड़ा टेबल को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पीपल्स हैं, 10 वुड बी द राइट आंसर। अब चलिए, ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ये जो सिंपल है ये गेट की तरह है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, एस से डब्ल्यू तक पहुंचना है। तो एस से डब्ल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं कि एस से जे जाएं, जे से पी जाएं और पी से फिर डब्ल्यू पहुंच जाएं, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए या तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू आएगा, तो इक्वल टू तो है नहीं, तो जे से पी जाना है, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू पी होना चाहिए, तो डी वुड बी द राइट आंसर। अब यहाँ क्या है, एफ से जेड जाना है, तो एफ से जेड जाने के लिए हमें एफ से जेड ट्रैवल करना है, तो यहाँ तो उल्टा ही गेट दिख रहा है, ये जस्ट अपोजिट गेट हो गया, एफ से खुला हुआ गेट होना चाहिए था, इस टाइप में होना चाहिए था, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। एफ से जेड जाना है, तो ये हो गया, इसका मतलब ये है, यहाँ से आप एफ से जेड कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। अब हम एफ से जेड जाएंगे, एफ से जेड, एफ से जेड ये वाले ऑप्शन में जा सकते हैं क्या, यहाँ एल डी एफ जे जेड नहीं जा सकते, तो नन ऑफ दीज
इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 8% है और वो 3 मंथ जनवरी, फरवरी और नहीं जनवरी, मार्च है और अप्रैल है। ये 3 मंथ में जाने वाले हैं और हर एक को कोई ना कोई कलर पसंद है। 3 से ज़्यादा कोई एक मंथ में नहीं जा सकता है। तो क्या बोला गया है, एन और एल जो है वो सेम मंथ में जाता है बट मार्च में नहीं। तो या तो एन एल एक साथ इसमें जाए या एन एल एक साथ इसमें जाए। केसेस बनाने के लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि आर ब्लू यूज करता है मार्च में। आर जो है वो ब्लू यूज कर रहा है मार्च में। पी रेड यूज कर रहा है और जनवरी में। पी रेड यूज कर रहा है जनवरी में। और फिर एम एंड क्यू जो है वो एक साथ जाते हैं बट वो आर के साथ नहीं है, मतलब वो मार्च में नहीं है। तो या तो एम क्यू, क्योंकि दोनों अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, या तो एन होगा या तो एम क्यू होगा और यहाँ पे भी हम एम क्यू ले लेते हैं। उसके बाद एस, ये ओ जो है वो ब्लैक है बट डिड नॉट ज्वाइन इन ऑड नंबर ऑफ डे। तो ऑड नंबर ऑफ, इसमें भी 31 डेज है, इसमें भी 31 डेज है, इसमें सिर्फ 30 डेज है। तो ओ पता चल गया कि ओ ब्लैक अप्रैल में ही है। और एस जो है वो ग्रीन यूज करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 लोग ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि एक दिया हुआ है और इन दोनों में से कोई भी होगा तो 3 हो जाएगा। तो एस के लिए इकलौता यही जगह बचता है, एस ग्रीन। फिर जो अप्रैल में है वो पिंक और वॉयलेट यूज करते हैं। एम जो है वो नीदर ऑरेंज नॉर येलो। तो ऑरेंज येलो तो सिर्फ यहाँ पे आएगा, ऑरेंज येलो हमें पता चल गया कि ऑरेंज येलो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम और क्यू इन दोनों को पसंद नहीं है, तो एम क्यू इन दोनों में से कोई होगा। और यहाँ जो बचेगा वो होगा एल और एन। अब एल के बारे में क्या बोल रहा है कि एल में 2 से ज्यादा वॉवेल नहीं होना चाहिए। अब ऑरेंज में क्या है, 2 से ज्यादा वॉवेल है, ओ ए और ई 3 वॉवेल है। तो एल इसमें यहाँ पे नहीं होगा, तो एन होगा और यहाँ पे एल होगा। और इसका हमें कुछ कंफर्म नहीं पता चला, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। येलो किसको पसंद है, येलो एल को पसंद है। कौन कौन ज्वाइन किया है पी के साथ, तो पी के साथ जो है एन और एल ज्वाइन किया है। कौन किसको पिंक पसंद है, पिंक का तो पता ही नहीं है कि पिंक में कौन है, तो एम और क्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ऑड वन आउट, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो एंड एन एल, एन एल इसी को बोला जा रहा है, तो एस, एस वुड बी द ऑड वन आउट, क्योंकि ये तो इन्हीं दोनों के बारे में बात हो रहा था। अब ये स्टेटमेंट एंड इसमें से देखते हैं कि कौन सा लॉजिकली करेक्ट हो सकता है। तो है कि सिंस चाइना इज अफ्रीकाज लीडिंग कमर्शियल पार्टनर एंड देयर आर लार्ज ट्रैवल वॉल्यूम थ्रू विच कोरोना वायरस कुड रीच द कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन countries should implement measures to prevent possible case of importation from China as well as local transmission within the countries. अफ्रीका में lay a permanent embargo on trade with China. परमानेंट एम्बार्गो मतलब बिल्कुल ही एकदम नहीं करना चाहिए ट्रेड विद चाइना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। अफ्रीका शुड इंश्योर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड केस फॉलोड बाय पेशेंट ट्रांसफर एंड आइसोलेशन। हाँ, हम बिल्कुल ट्रेड बंद कर दें अचानक से, ये तो इससे तो काफ़ी कंट्रीज अफेक्ट हो जाएंगी, रॉ मटेरियल का कमी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। बट ऐसा हम कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन सस्पेक्टेड केस हैं और उसके बाद उनको ट्रांसफर करके एक आइसोलेट जगह पे कर देंगे, तो इससे जो है ट्रांसमिशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओनली 2 फॉलोज। फिर इस दूसरा क्वेश्चन है, इन इंडिया सफिशिएंट मेडिकल ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग हॉस्पिटल बेड्स इन टाइम एंड दिस डिले इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेच्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन डेडिकेटेड to medical use. The federal government should activate Indian Railways to move oxygen tanker from refilling plants to where it is needed. हाँ, सही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंडियन रेलवेज को यूज कर सकती है ताकि वो ऑक्सीजन टैंकर को रिफिलिंग यूनिट्स के लिए, क्योंकि इमरजेंसी का केस है ना, यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेना पड़ेगा, तो ये स्टेप ले सकते हैं हम। Government should temporarily divert the oxygen meant for steel plants and other industries towards hospital. तो ये भी सही है कि जो ऑक्सीजन अभी क्या है कि स्टील बनाना प्रायोरिटी नहीं है, जब हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ प्रायोरिटी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि टेम्पोरली जो स्टील प्लांट्स में जो ऑक्सीजन यूज होता था उसको हम
हॉस्पिटल की तरफ कर सकते हैं। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। फिर दूसरा है वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया हैज शोन प्रॉमिस इन अर्ली ट्रायल्स रेजिंग होप दैट इट माइट वन डे प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन अगेंस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन। तो एजम्पशन क्या है कि मलेरिया इज नॉट फेटल फॉर एडल्ट्स। ये तो गलत हो गया ना, मलेरिया चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों के लिए फेटल है, तो ये बिल्कुल गलत है। द ऑक्सीजन विल गो थ्रू मल्टीपल स्टेजेस ऑफ ट्रायल बिफोर बीइंग अप्रूव्ड। तो ये हाँ, ये तो सही है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनने के लिए आपको बहुत सारा ट्रायल्स होता है, तब जाके वो एक वैक्सीन बन पाता है। तो ओनली सेकेंड इज राइट। फिर तीसरा है द एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन अफ्रीका इज कार्बन इंटेंसिव एंड इट is controlled by its wealthiest countries. South Africa and few North African countries together hold 2/3 of continent electric power generation capacity. तो assumption क्या है कि साउथ अफ्रीका इज वेल्दियर देन मोस्ट अफ्रीकन। हाँ, क्योंकि ये खुद ही मिल के 2/3 जब होल्ड कर रहा है और इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली ये वेल्दियर होगा, क्योंकि बाकी सब में अगर 1/3 पहुंच रहा हो, इसके पास 2/3 है। तो अफ्रीका डज नॉट कॉज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जब ये इतना कार्बन इंटेंसिव और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो वो ग्रीन हाउस गैस कैसे नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, ओनली 1 इम्प्लिसिट। सो थैंक यू गाइज। कैसा लगा आपको ये सेशन? होप सो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके साथ आप हमारे वेबसाइट सरकारी परीक्षा पर जाकर डेली 5 बजे क्विजेस दे सकते हो, जिसकी कारण आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। टिल देन नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए सरकारी परीक्षा के साथ। बाय बाय।